everyone. I hope you all are fit, beta. So dear student, today we will start our 10th class topic globalization. Okay? Globalization. Are you ready? Yes, I know my students are always ready. So let us start globalization. First, let me tell you what is globalization. Globalization means integration of one economy with the another economy. एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन होना. एंड ये इंटीग्रेशन कैसे होगा बेटा? बाय एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग ऑफ द commodities and services. Commodity means goods we purchase from foreign countries also, as well as we export also such type of goods in other countries. So globalization means integration of one economy with another economy. और ये इंटीग्रेशन कैसे होगा? बाय एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एज यू नो बेटा, कोई भी कंट्री जो है अपने आप में परफेक्ट नहीं है. इट मीन्स चाहे हम किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें, लाइक यूएसए, जापान की अगर हम बात करें, दीज कंट्री आर also not self independent. They have also to import some item from other countries. Are you getting? It means इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारी कंट्री कोई भी कंट्री जो है उस कमोडिटी का दूसरी कंट्री से क्या करती है? इंपोर्ट करती है, which he cannot produce. क्या कहा मैंने? which a country cannot produce. या तो उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसी कंट्री का हम बाहर से क्या करेंगे? इंपोर्ट करेंगे. वी परचेज फ्रॉम अदर कंट्रीज. कौन सी कमोडिटी? जिसका कि हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते. या वी कैन प्रोड्यूस बट एट हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. आर यू गेटिंग? विथ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जिसको बनाने की जो कॉस्ट आएगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन कॉस्ट जिसकी हाई हो, ऐसी कमोडिटी के लिए बेटर ये है कि इन कमोडिटी को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने की बजाय हम उसको अगर बाहर की कंट्री से, फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारे लिए चीप होगा, थोड़ा सा सस्ता रहेगा. सो बेटर ये होता है कि ऐसी कमोडिटी विच वी कांट प्रोड्यूस इन अवर कंट्री और विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हाई, वी इंपोर्ट सच टाइप ऑफ कमोडिटी फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो. ओके. सेकेंड थिंग, हम कौन सी कमोडिटी का एक्सपोर्ट करते हैं? विच वी कैन प्रोड्यूस एज कंपैरिजन टू अदर कंट्री एट ए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ऐसी कमोडिटी जो दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हम लो कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी कमोडिटी का हम क्या करेंगे? अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करेंगे और अपनी जो कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसका कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं? वी एक्सपोर्ट सच टाइप ऑफ कमोडिटी इन अदर कंट्री. दूसरी कंट्री में हम उन कमोडिटी का क्या कर देते हैं? एक्सपोर्ट कर देते हैं टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज मीन्स फॉरेन करेंसी को अर्न करने के लिए ऐसी कमोडिटी का हम बाहर की कंट्री में क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं. आई होप यू गॉट दिस. So integration of one economy with the another economy is known as the globalization. Integration कैसे होगा? By exporting and importing of the goods and services के जरिए जो है export and import होगा. Now next is foreign trade. Let me tell you what is foreign trade. Foreign trade means trade between the countries. Okay, trade between the countries is known as the foreign trade. एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड. लाइक वी परचेज डिफरेंट आइटम फ्रॉम द चाइना. ठीक है, चाइना कंट्री से हम बहुत से आइटम परचेज करते हैं. नॉट ओनली चाइना, दूसरी अमेरिका से, जापान से, साउथ कोरिया से डिफरेंट आइटम जो है हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं. एज वेल एज भी एक्सपोर्ट ऑल्सो. कुछ आइटम का हम एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो ये क्या है? फॉरेन ट्रेड. तो ट्रेड बिटवीन द कंट्री इज नोन एज द फॉरेन ट्रेड. Okay. Now next is foreign investment. Foreign investment. These are the basic terms related to this chapter. Foreign investment means first बेटा, इससे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इन्वेस्टमेंट का. इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? The money which is spent or purchasing of the on
परचेजिंग ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लान एक्सेट्रा इज नोन एज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? हमारी इनकम का वो पार्ट, हमारी मनी जिसको हम खर्च करते हैं, विच वी स्पेंड ऑन परचेजिंग। किसको परचेज करने में करते हैं? मशीनरी को परचेज करने में करते हैं, इक्विपमेंट को परचेज करने में करते हैं, या कोई प्लांट वगैरह परचेज करने में करते हैं। दैट इज द इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट का मतलब? नाउ व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? फॉरेन इन्वेस्टमेंट समझिए आप। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? द investment which is done by the MNCs. The investment which is done by MNC मतलब multinational corporation. We can say companies also, multinational companies as well as multinational corporation. और we can say the investment which is done by the foreigner, जो कि foreigner हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं, that is the foreign investment. What this? So in this chapter now we will start about the MNC. MNCs क्या है? MNCs के हमारी कंट्री को क्या फायदे हैं और मेन गोल क्या है MNCs का। क्लियर? Let us start about MNCs. MNCs. Can you give any name of MNC which are in India? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। क्या कोई ऐसी MNC का आप एग्जांपल दे सकते हैं जो कि इंडिया के अंदर है? लाइक आपने नाम सुना पेप्सी, कोका कोला, अमेजोन, ये क्या है? दीज आर द MNC। ओके, दीज आर MNC। इसी तरह से इंडिया की भी MNC, ये तो बाहर की दूसरी कंट्री की MNC, ठीक है। इसी तरह से इंडिया भी अपनी MNC दूसरी कंट्री में सेटअप करती है, तो वो उन कंट्रीज के लिए क्या हुई? MNC। अब MNC का मेन फायदा क्या होता है? मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल ऑफ द MNC इज टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। अपने खुद के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमम करना, दिस इज द मेन गोल ऑफ द MNC। कोई भी MNC, यू नो in 1947 when we got the independence, our economy was, किस टाइप की इकोनॉमी थी? our economy was agricultural economy, ठीक है? agricultural economy means it means जो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन था, उस वर्किंग पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 72% were depend on the agriculture, ठीक है। आउट ऑफ, अगर हम टोटल जैसे 100% है, उसमें से 72% पीपल किसके ऊपर डिपेंड थे? ऑन द एग्रीकल्चर ओनली। सो वी कैन से आवर इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कही गई? क्योंकि 72% डिपेंड होने के बावजूद भी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इन द जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो काफी लेस था, काफी कम था, ठीक है। तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी? बैकवर्ड इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी। इसके अलावा यू नो वेरी वेल, ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो उन्होंने हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया। उन्होंने ना कोई इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेटअप की इंडिया में। इसके अलावा जो हमारी कंट्री के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनको भी बहुत ज़्यादा उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी जो है टैरिफ पॉलिसी अडॉप्ट की और उनका एक्सप्लॉइटेशन किया। रिजल्ट क्या हुआ? जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वो भी शट डाउन हो गई, उनका नंबर जो है वो कम हो गया। क्लियर? सो आवर इकोनॉमी वाज द एग्रीकल्चरल एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। ओके, अब कंट्री की ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना था। हमारी कंट्री को फ्रीडम मिल गई 1947। अब हमारी कंट्री जो है हमारे खुद के जो है लीडर थे उनके हाथों में थी, पब्लिक के हाथों में थी। सो अब इंडिया की ग्रोथ करने के लिए जरूरी था कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी किया जाए। बट इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, इट वाज आल्सो नॉट सो मच गुड, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं। ओके, सो यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया, अब एमएनसी को अट्रैक्ट करने के लिए जो है डिफरेंट पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है। एमएनसीज क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल ऑफ द एमएनसी इज टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट। ठीक है, अब ये एमएनसी का काम क्या है?
सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू, मेन गोल ऑफ द एमएनसी इज टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को देखना है। लाइक कोई भी एमएनसी जो है, लाइक यूएसए की एमएनसी इंडिया में सेटअप हो गई, यहाँ इंडिया में आ गई। पहली बात तो ये, एमएनसी ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन, सिर्फ एक ही कंट्री में प्रोडक्शन नहीं करती, वो वर्ल्ड वाइड जो है प्रोडक्शन करती है। लाइक सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे, वर्ल्ड वाइड। इट मीन्स लाइक ये मार्कर है बेटा, ठीक है। अगर एमएनसीज को लगता है कि इसका जो अपर पार्ट है, ये जो कैप है, इसको अगर इंडिया में प्रोड्यूस किया जाए देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी लेस, तो वो सिर्फ इसके इस पार्ट को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? जो इसका प्रिंटिंग का काम है, ये सपोज जो है नेपाल के अंदर लेस कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका ये जो अपर ये वाला पार्ट जो है, आउटर पार्ट वी कैन से, ये नेपाल के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। जो इसका रिफिल है, इट कैन बी प्रोड्यूस इन भूटान, जो दूसरी कंट्री है, उसके अंदर लेस कॉस्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका थर्ड पार्ट वहां पर प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर एमएनसी क्या करती है, जो डिफरेंट कंट्री में प्रोडक्शन किया उसको एक कंट्री में असेंबल किया जाता है, असेंबल करने के बाद उसको वर्ल्ड वाइड जो है डिफरेंट कंट्री के अंदर उसको सेल कर देती है। इस टाइप से एमएनसी अपना प्रोडक्शन करती है, ठीक है। तो एमएनसी ओन्स एंड कंट्रोल प्रोडक्शन मोर देन वन नेशन। क्लियर? अब एमएनसी का ऑब्जेक्टिव आपको बताया गया है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। एमएनसी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी एमएनसी, वेयर फर्स्ट। देखो, अगर प्रॉफिट हमारा क्या है, अपने प्रॉफिट को देखना है, गोल क्या है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो उसी कंट्री के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे जहां पर उन्हें जो है रॉ मटेरियल जो है लेस कॉस्ट के ऊपर, लेस प्राइस के ऊपर प्रोवाइड हो सके, मिल सके उसी कंट्री में, तभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस आएगी। देखो, मैं इफ आई वांट टू सेटअप एनी इंडस्ट्री, किसी भी एरिया में मैंने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो फर्स्ट मेरा गोल क्या होगा कि मुझे जो उस कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, वी नीड रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बगैर जो है प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता, ठीक है। लाइक ये बोर्ड है, इस बोर्ड के लिए रॉ मटेरियल क्या है, ये जो मेटल की ये बनी हुई है, ये जो पेज जो है, ये बोर्ड जो है, ये वाइट, ये सभी क्या है, रॉ मटेरियल है, तभी तो एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ पर मैं इंडस्ट्री सेटअप करूंगी, जहां पर मुझे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, एज वेल एज लेस प्राइस के ऊपर मिल जाए, ठीक है। अगर मेरी ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, सपोज मुझे जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल मुझे किसी दूसरे स्टेट से मंगवाना है। हरियाणा में मैंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की, और उसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो मुझे सपोज तमिलनाडु से जो है मंगवाना पड़ता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो जाएगी, हाई आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो क्या मुझे फायदा होगा, नहीं होगा प्रॉफिट। सो यहाँ पर अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस करने के लिए क्या करते हैं, वो वहीं पर इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, जहाँ पर उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो क्या मिल सके, लेस प्राइस के ऊपर मिल सके, अवेलेबल हो सके, ईजिली अवेलेबल हो सके। तो एमएनसी कहाँ प्रोडक्शन करेगी, जहाँ पर उन्हें रॉ मटेरियल लो प्राइस पर, लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल हो सके। क्लियर? दूसरा एमएनसी ये देखती है, ये तो रॉ मटेरियल की, जहां पर लेबर की रिक्वायरमेंट है। यू नो हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब लेबर की भी रिक्वायरमेंट है, जहां पर एमएनसी को लगता है स्किल्ड मीन दोज हु आर एक्सपर्ट, एजुकेटेड एंड अनस्किल्ड। कोई भी काम वहां पर ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनस्किल्ड वर्कर की भी रिक्वायरमेंट है। दोज हु आर नॉट एजुकेटेड बट दे कैन डू मैनुअली वर्क, लाइक किसी भी सामान को यहाँ से दूसरी जगह लेके जाना है, तो अनस्किल्ड वर्कर की वहाँ रिक्वायरमेंट होगी। तो एमएनसी ये देखती है जहाँ पर उन्हें लेबर जो है लेस प्राइस पर अवेलेबल हो सके, तो एमएनसी क्या करेगी, उस कंट्री में क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, रॉ मटेरियल जो है इजीली अवेलेबल हो जाए, लेबर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड जो लेबर है वो लो प्राइस के ऊपर, लो वेजेस के ऊपर उनको प्रोवाइड हो जाए। इसके अलावा एमएनसी क्या देखती है बेटा, ये देखती है गवर्नमेंट की पॉलिसी।
जिस कंट्री में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या देखेगी, उस लाइक कोई जापानी एमएनसी है एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, इंडिया में क्या इन्वेस्ट करना चाहेगी, जिस भी कमोडिटी से रिलेटेड इंडस्ट्री सेटअप करनी है उसके लिए रॉ मटेरियल इंडिया में इजीली अवेलेबल है। एज यू नो आवर पॉपुलेशन इज सो मच, इट मीन्स यहाँ पर एजुकेटेड मीन्स स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड वो क्या देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, क्या गवर्नमेंट उनके फेवर में है। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब अब जैसे मोदी गवर्नमेंट ने भी क्या किया 2015 में भी कि मोर एंड मोर एमएनसी को अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट का मतलब क्या है कि उनको स्टार्टिंग में क्या कर दिया जाता है, टैक्स फ्री कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, बट एज यू नो आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा एमएनसी अगर हमारी कंट्री में आएगी तो हमारी कंट्री को भी तो फायदा होगा, क्योंकि कोई भी एमएनसी यहाँ पर आएगी अपने साथ लेबर तो लेके नहीं आएगी, अपने साथ रॉ मटेरियल तो लेके नहीं आएगी। इट मीन्स दे हैव टू परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर ओनली, दे विल यूज लेबर ऑफ इंडिया ओनली। तो हमारी जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की वो दूर होगी। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल की डिमांड है वो मार्केट के अंदर राइज होगी और हमारी खुद की कंट्री की भी क्या होगी, ग्रोथ होगी। सो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है उस कंट्री के जहां पर एमएनसी इन्वेस्ट करना चाहती है, क्या उनके फेवर में है। फेवर में करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उनको कई बार टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करती है। टैक्स हॉलीडे का मतलब है उनको इनिशियल ईयर जब वो सेटअप की होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, इनिशियल ईयर कुछ 4-5 ईयर तक देयर इज नो नीड टू गिव एनी टैक्स, उन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट कर देती है उनको अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडी ऑल्सो। सब्सिडी का मतलब क्या है, उनको लाइक इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट रेट उनसे कम चार्ज की जाती है, सो डैट उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगा, ऑटोमेटिकली दे विल एनकरेज, दे विल मोटिवेट टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया। गॉट दिस। तो अभी तक मैंने आपको बताया बेटा एमएनसी किस कंट्री के अंदर मतलब कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगी, वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल। गवर्नमेंट पॉलिसी इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ द कंट्री, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगी। मे बी यू हैव गॉट दिस। ओके।